हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं यूपी बोर्ड के, उनमें जो 12th क्लास का जो रसायन विज्ञान का जो पेपर हुआ था बच्चों का, उसके पेपर के सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए ही हल किए गए हैं। तो उसी में देखते हैं आपके पास ये जो पेपर हुआ है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, उसका जो पहला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, 1 मूलक जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कितना होता है? तो जो विलय का मोल प्रभाज होता है वो होता है 0.018। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है? तो आपका जो एक्टिनॉइड है वो है टर्बियम। एक्टिनॉइड नहीं है टर्बियम। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। जो गैप पार्ट है इसका, उस गैप पार्ट में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन से अनुचुंबकीय तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है? तो इसमें आपका जो आंसर है, गैप का जो आंसर है वो है NiCl4 की -2। ये आपका आंसर है। और जो गैप, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? तो आपको निकालना है हिंसबर्ग अभिकर्मक। जो आपका नए पार्ट है या कि आपको इसका जो आंसर होगा वो आपको दिया हुआ है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड। जबकि गैप पार्ट जो है बेंजोइल क्लोराइड का ऑप्शन H2PdBS4 के साथ होने पर क्या मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो है बेंजल्डिहाइड। आपका बेंजल्डिहाइड इसका आंसर है। और इसके बाद में लास्ट है जल में विलेय विटामिन। तो जल में जो विलेय विटामिन होता है वो आपका विटामिन सी होता है। तो विलेय विटामिन है सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको दिया हुआ है राउल्ट्स लॉ के नियम को समझाइए तथा उसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए, यानी कि एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ एंड राइट इट्स इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस। तो आपका राउल्ट्स लॉ है, एक आदर्श विलयन में वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है P - PS अपॉन P N अपॉन N प्लस कैपिटल N। अनुप्रयोग है आपके विलयन के वाष्प दाब की गणना करना, आसवन की प्रक्रिया में, विलयन की मोलरता ज्ञात करने में, वाष्प दाब घटाव के अध्ययन में। राउल्ट्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर of each volatile component in an ideal solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. यूज है इसके आपके इन यूज ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन इन डिस्टिलेशन। इसका जो खे पार्ट है, खे पार्ट में आपको दिया हुआ है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। एक्सप्लेन विद रीजन दैट ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। तो आप देखते हो संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है क्योंकि इनमें अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके एक डी कक्षक से दूसरे उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में कूद जाते हैं और अवशोषित रंग को पूर्ण रंग को संचारित करते हैं जिससे वे रंगीन दिखाई देते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स बिकॉज देयर पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। जो डी ऑर्बिटल्स है वो पार्शली फील्ड होते हैं। अलाउ फॉर डी ट्रांजिशंस वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व specific wavelengths from visible light to jump to a higher energy d orbitals, then re-emit the complementary color making them appear colored। इसका जो गैप पार्ट है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित उपसय संयोग के IUPAC नेम, यानी कि इनके आपको IUPAC नेम लिखने हैं सी पार्ट में। तो IUPAC नेम आपके लिखे हुए हैं। जो पहले का IUPAC नेम है
वो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, और इसका है पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटोक्रोमेट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटोक्रोमेट थर्ड। इसके बाद इसका जो गह पार्ट है जिसमें एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH की अभिक्रिया होने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समझाइए, यानी कि एल्काइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH टू फॉर्म एल्कोहल, while in the presence of alcoholic KOH alkenes are obtained as a major product। explain। तो इसका जो पार्ट है एल्किल क्लोराइड के जलीय KOH के साथ जब आप अभिक्रिया करते हो, ये देख रहे हो आप अभिक्रिया, तो आपका बनता है इथाइल एल्कोहल प्लस KCl की तरह कार्य करता है, जो एल्किल क्लोराइड से क्रिया करके हेलोजन के प्रतिस्थापित करते हैं। तो हेलोजन को यहां से प्रतिस्थापित करता है K और बन जाता है KCl। जबकि एल्कोहल KOH में, जो एल्कोहल KOH में अगर आप एल्कोहल KOH लेते हो तो उसमें आपका जो है RO आयन होते हैं जो प्रबल क्षार होते हैं, और एल्किल क्लोराइड के बीटा कार्बन से H निकालकर HCl हटा देते हैं, जिससे एल्कीन बनती है। एन एक्वस KOH द हाइड्रोक्साइड आयन होता है इसमें -OH, एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग द कार्बन लीडिंग टू सब्स्टिट्यूशंस बिकॉज वाटर हाइड्रेट्स OH reducing its basicity। However, in alcoholic KOH, it forms a strong base which favors elimination by abstracting a beta hydrogen causing dehydrohalogenation। तो ये दोनों के लिए ये रिएक्शन आपकी गिवन है। इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है 1 मोलर विलयन की अपेक्षा 1 मोलर विलयन अधिक सांद्रित क्यों होता है। Why is 1 मोलर सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है 1 मोलर विलयन 1 मोलर विलयन की तुलना में अधिक सांद्रित होता है, क्योंकि मोलरता विलयन के आयतन पर आधारित है, जबकि मोलरता विलयन के द्रव्यमान पर। मोलरता में आयतन आता है, मोलरता में द्रव्यमान आता है विलायक का, जो कि किलोग्राम में होता है और ये लीटर में होता है। और क्योंकि विलयन के जुड़ने से विलयन का कुल आयतन विलायक के आयतन से थोड़ा अधिक हो जाता है, इसलिए 1 m विलयन की मोलरता 1 m विलयन के 1 किलोग्राम विलयन से कम होती है। ए मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज जनरली मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर solution because molarity use the volume of the total solution for its denominator, while molarity use the mass of the solvent, since the solute itself occupies volume the 1 liter of solution in a 1 mole concentration contains less solvent then the 1 kg of solvent in a 1 m solution, making the solute more densely packed in the molar solution। इसके बाद थर्ड का जो आपका सेकंड पार्ट है ख, यानी कि सेकंड पार्ट जो होगा उसे देखते हैं। वे पार्ट इसमें आपको दिया हुआ है एथेनॉल के अम्लीय निर्जल से एथीन की क्रियाविधि लिखनी है। एथेनॉल के अम्लीय निर्जल से एथीन बनाना है, तो ये एथेनॉल है, दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सेम है। एथेनॉल H+ आयन से रिएक्शन करके आपका बनता है प्रोटोनीकृत अल्कोहल, ये प्लस आता है, इसमें प्रोटॉन आ जाता है, और ये जो है आपका वाटर निकाल देता है और आपका बनता है CH2 और CH2+ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन आप जो है यहां से एक H निकाल देता है, तो आपका बन जाता है एथीन। इसके बाद आपका जो थर्ड का जो गे पार्ट है एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप कैसे विभेद करोगे, 2 रासायनिक परीक्षण लिखने हैं। ये गे पार्ट है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, राइट एनी 2 केमिकल टेस्ट। 2 केमिकल टेस्ट देने हैं जो आपको इन दोनों में अंतर बताते हैं। तो आपको दिया हुआ है, इसमें मैंने कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, 2 टेस्ट लिखे हुए हैं। एक है आपका टॉलन अभिकर्मक परीक्षण,
जब एसिटाल्डिहाइड को टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो रजत दर्पण देता है क्योंकि यह अपचित होता है। एसीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये देखते हो, ये टॉलन रिएजेंट है, अभिकर्मक है, और ये रिएक्शन देता है Ag प्लस COO रेनाइन आपका देता है, जबकि एसीटोन इस रिएक्शन को नहीं देता है। दूसरा है फेलिंग विलियन परीक्षण। एसिटाल्डिहाइड फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड, ये देखते हो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, जबकि एसीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये एसिटाल्डिहाइड है, ये देता है C2O का लाल अवक्षेप। और अब आता है टॉलन रिएजेंट इंग्लिश मीडियम में। टेस्ट ए एसिटाल्डिहाइड बीइंग एन acetaldehyde being an aldehyde reduce Tollern reagent to shining silver mirror, whereas propanol being acetone does not। यानी कि प्रोपेनॉन इस टेस्ट को नहीं देता है। इसकी रिएक्शन आपकी यही रिएक्शन है, फेलेंक्स सॉल्यूशन टेस्ट होता है। एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन टू रेड प्रेसिपिटेट, ये आपका रेड प्रेसिपिटेट देता है, ये देखते हो आप, जबकि आपका जो है एसीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है। एसीटोन बीइंग ए कीटोन डज नॉट। ये आपके लिए ये रिएक्शन है फेलिंग के लिए। तो इसके लिए आपके टॉलन रिएजेंट के लिए ये रिएक्शन है और फेलिंग के लिए आपकी ये रिएक्शन है। इसके बाद जो आपका थर्ड का जो गे पार्ट है वो देखते हैं। गे पार्ट, तो थर्ड का जो गे पार्ट है आपका डी पार्ट है। ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं और 1 CHO की उपस्थिति होती है। रासायनिक समीकरण बताना है आपको। तो देयर आर 5 OH ग्रुप्स एंड 1 CHO ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन बाय गिवन केमिकल इक्वेशंस। तो आप देखते हो जो ग्लूकोज है जब ये एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो आपके जो है H जो है Cl से रिप्लेस हो जाते हैं, तो बनते हैं 5 HCl और यहां पर COOH आपका जुड़ जाता है। तो ये 5 एसिटेट ग्रुप जो है ये OH को रिप्लेस कर देते हैं। सो ये रिएक्शन जो है आपको बताती है कि ग्लूकोज में 5 OH मॉलिक्यूल होते हैं, 5 OH समूह होते हैं। ये दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है कि जो 5 H जो है OH जो है ये इस HCl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे कि आपका ग्लूकोज पेंटाएस्टेट बनता है। तो ये इसमें शो करता है 5 OH की प्रेजेंटेशन। और अब आपको 1 CHO की प्रेजेंटेशन के लिए HCN से आपको रिएक्शन करनी होगी, जो कि आपको बनाता है C, ये यहाँ पे जुड़ के बनाता है CH, OH और CN, जो आपका होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये यहाँ पे आपकी जो है इसमें CO जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप या आप बोल सकते हो एसिटाल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंटेशन को शो करता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में के पार्ट है आपका 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने का अवनमन होता है। यदि यह विलयन में द्वितीय बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने % होगा। बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक भी ज्ञात करना है। यानी कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram of benzene shows a diffusion in freezing point equal to 1.62 Kelvin. What is the percentage association of the acid of it? Former's dimer in solution. Molar dispersion constant for benzene is 4.9 Kelvin किलोग्राम पर मोल। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर की आप यहाँ को दिया हुआ है। बेंजोइक अम्ल जो है, जो बेंजोइक एसिड है, इसे हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, का जो मोल है इसके अंदर W/M होता है। मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मोल ऑफ बेंजोइक एसिड W/M होता है, तो 2/122 जो इतना आएगा। बेंजीन का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ बेंजीन लिखोगे आप इसे इंग्लिश में, मास ऑफ बेंजीन
जो 25 है ये किलोग्राम में होता है, तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, सोल्व करके आएगा 0.025 किलोग्राम। मोलरिटी जो होती है आपकी, मोलरिटी तो मोलरिटी जो होती है आपकी, मोलरिटी होती है स्मॉल m, जो आपका होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में आप करते हो किलोग्राम में बेंजीन का जो है मास, तो इसमें डिवाइड करने के बाद आप आएगा 0.6556। उसके बाद वांट ऑफ कारक होता है जिसे बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, आप इनसे बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। आई का जो फॉर्मूला होता है डेल टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम। डेल टी एफ आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, आपने जो निकाली है तो उसकी वैल्यू है 1.622 अपॉन के एफ की वैल्यू ये और एम की वैल्यू रख के ये निकल के आता है। अब आई की जो वैल्यू आप जानते हो, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1। तो यहां पर जो एन की वैल्यू है उसमें आपकी 2 है एन की वैल्यू, इसमें आप वैल्यू रखोगे आई के स्थान पर ये वैल्यू रखोगे, एन के स्थान पर 2 रखोगे, यहां से जो एल्फा है आपका वो आपका निकल के आ जाएगा 0.992। हमें निकालना प्रतिशत संगुणन, तो उसके लिए एल्फा में 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रतिशत संगुणन आपका जो है वो निकल के इसमें आ जाएगा। तो हम प्रतिशत संगुणन को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज एसोसिएशन। तो परसेंटेज एसोसिएशन आपका ये निकल के आ जाता है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, और सेकंड पार्ट आपका ख है संचालन किसे कहते हैं, किसी धातु के संचालन को रोकने किन किन 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। संचालन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, यानी कि व्हाट इज द कोरोजन पढ़ के आए हो। मेंशन एनी टू मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन क्या है और उसको आप बचाव के लिए 2 आपको विधि बतानी है। तो संचालन वह प्रक्रिया जिसमें धातु वायुमंडल की नमी, ऑक्सीजन और अन्य गैस के संपर्क में आने से धीरे धीरे खराब हो जाती हैं और उनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। बचाव के लिए धातु के ऊपर पेंट कर दो या ग्रीस कर दो या धातुओं पर जिंक की पॉलिश कर दो आप। यानी कि कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रैक्शंस और डिटेरियोरेशंस ऑफ ए material, usually a metal, due to chemical or electrochemical reactions which its environment such as air, water और chemicals। यानी कि कोई भी आपका मेटल है, कोई भी धातु है, वो एयर की प्रेजेंटेशन में, वाटर की प्रेजेंटेशन में या आप कोई केमिकल की प्रेजेंटेशन में, उस पर क्या होता है ऊपर की जो उसकी सरफेस होता है उस पर ऑक्साइड की जो परत चढ़ जाती है, लेयर बन जाती है, इसे हम कोरोजन बोलते हैं। प्रिवेंशन के लिए बाय यूजिंग ऑयल का या ग्रीस का यूज कर देते हो आप, या बाय यूजिंग पेंट कर देते हो उसके ऊपर। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है गे, फोर्थ का गे, किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनिकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का आपको एक्सपेंशन करनी है फॉर्मूला। तो आणविकता होती है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और या में 1+1 ये अभिकारक हैं, इनकी 1+1 2 आणविकता होगी जो अणु भाग लेते हैं। और कोटि होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया के जितने अणुओं का सांद्रण बदल जाता है अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इसमें कोटि आपकी 2 है, उदाहरण आपने दिया। और आपकी मॉलिक्यूलरिटी है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड सिमुलेटली इन ए सिंगल elementary step of a reaction for it to occur। order है the sum of the exponents power of the reactant concentrations in the reactions rate law।
इसके बाद इसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो टी हाफ इक्वल 0.693/k है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है 2.303/k log a/a-x। a जो x की वैल्यू है वो हाफ है, इसलिए a-x की वैल्यू 1a/2, a से a कैंसिल 2 पर जाएगा आपका और इसकी वैल्यू होती है ये। सोल्व करके ये आ जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ के लिए व्यंजक, दोनों के लिए है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रिया के जितने अणु का सांद्रण बदल जाता है उसे अभिक्रिया कोटि कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है और इसकी एक्सपेंशन है ये। मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड्स सिमुलेटली इन ए सिंगल एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन फॉर इट ऑकर ऑर्डर द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स या पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन दैट रिएक्शन रेट लॉ। तो ये आपकी इसकी एक्सपेंशन है। इसके बाद आपका जो है फोर्थ का गे पार्ट है, हमें पोटेशियम परमैंगनेट जो आपने अभी अब देखा था कि हमें कि पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने की विधि लिखी और लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि है, दोनों के लिए है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बनाने के लिए है। और लेंथेनाइड संकुचन होता है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है उसकी परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, जिसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कार्य नए इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में बढ़ते हैं जो बाहरी कोष से दूर होते जाते हैं, यानी कि लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन होता है। द लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन इज द सडन रिडक्शन इन एटॉमिक रेडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट इन द लेंथेनॉइड सीरीज in lanthanide series with increasing atomic number from lanthanum to lutetium। इसके बाद जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसका जो फर्स्ट है उसमें दिया कोलराउस नियम को समझाइए और नियम से दुर्बल विद्युत अपघटन के वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। एक्सप्लेन कोलराउस लॉ, हाउ इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस लॉ। तो जो फिफ्थ का जो ए का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको दिया हुआ है, ये ए का फर्स्ट पार्ट है कोलराउस लॉ। अनंत अनुताप पर किसी विद्युत अपघटन के मोलर चालकता उसके सभी आयनों तथा ऋण आयनों के अनंत अनुताप पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये फॉर्मूला है वियोजन की मात्रा का ये सूत्र होता है जहां पर ये आपका डेल एम जो है सीमांत मोलर चालकता है और ये आपकी मोलर चालकता। कोलराउस लॉ है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द आयन कंडक्टिविटीज, ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है फिफ्थ का जो सेकंड के का जो सेकंड है 0.025 मोलर पर लीटर मेथनॉल अम्ल की मोलर चालकता ये है। यदि मेथनॉलिक अम्ल का ये दिया हुआ है इसकी वियोजन की मात्रा का परीक्षण कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में फिफ्थ के सेकंड में, ये आपका इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो। इसके बाद जो फिफ्थ है उस फिफ्थ का जो ख पार्ट है, किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इतने टेम्परेचर, दो टेम्परेचर है आपके, वृद्धि पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। मानते हो कि संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है। ये log 4 की वैल्यू है, ये r की वैल्यू आपको दी हुई है, ये 5 का ख है। यानी कि डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन becomes 4 times when the temperature increase from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation for the reaction assuming that the value of energy of activation does not change with temperature। r की वैल्यू ये गिवन है और ये log 4 की वैल्यू है। तो इसका जो बी पार्ट है, फिफ्थ का जो बी पार्ट है वो आपका ये दिया हुआ है। संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि इज द मिनिमम एनर्जी बैरियर दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट ओवरकम टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स।
और इसमें हमारे पास T1 T2 की वैल्यू आपको दी हुई है, आप देख सकते हो। T1 T2 और K2/K1 की वैल्यू आपको 4 टाइम्स दे रखी है। R की वैल्यू हमारे पास गिवन है, log 4 की वैल्यू गिवन है, और log K2/K1 का फॉर्मूला आपका ये होता है। तो इसमें आप T2 ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में आएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये इसमें आप वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू से log 4 की वैल्यू रखोगे। सोल्व करने के बाद आपका आंसर है 52.8। ये 5 के बी का जो आंसर है। इसके बाद जो 5 का जो गे है, 5 के गे में आपको दिया हुआ है 2 पार्ट हैं। कारण सही समझाइए कि का विलयन हरे रंग का होता है जबकि इसका विलयन रंगीन होता है, ये रंगीन होता है। तो इसका जो फर्स्ट है यानी कि एक्सप्लेन द रीजन दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस इज ग्रीन कलर्ड while the solution of this is colorless। तो इसका आंसर है में दुर्बल H2O लिगैंड कम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के कारण डीडी संक्रमण की अनुमति देता है, जिससे लाल प्रकाश अवशोषित होता है और हरा रंग दिखाता है, जबकि ये में प्रबल एन लिगैंड उच्च ऊर्जा विपाटन के कारण इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, जिससे डीडी संक्रमण संभव नहीं होता और विलयन रंगीन होता है। यानी कि इन वीक वाटर लिगैंड्स कॉजेज स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग allowing deep electrons to observe red light and appear green। इसमें strong cyanide ligands causes large splitting pairing electrons, preventing DD transitions and resulting in a colorless complex। और ये आप देख रहे हो इनके जो स्ट्रक्चर है, जो आपको पूछा था वो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है विपक्ष में, और ये इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको गिवन है। इसके बाद जो गे है सी पार्ट, इस सी पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के ये यानी कि सी पार्ट What D part? What are nucleic acid? What is the difference between ये? तो इस क्वेश्चन को आप थ्योरी है, आप बाई मॉलिक्यूल जो चैप्टर है जैव अणु उसमें आप इसको देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में के पार्ट में फ्रेऑन तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोगों लिखिए, निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण भी आपको लिखनी है। इसमें ये है तीनों पार्ट, क्लोरो से पेट्रिकम, ब्यूटिल से ये, यानी कि जो है 6 का फर्स्ट, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ फ्रेऑन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, राइट द केमिकल रिएक्शन, ये पिक्रिक एसिड से क्लोरोबेंजीन, और ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड फ्रॉम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ब्यूटेन फ्रॉम क्लोरोइथेन। तो 6 में फ्रेऑन के अनुप्रयोग हैं रेफ्रिजरेटर के रूप में शीतलक के रूप में होता है, और एरोसॉल में स्प्रे कैन में गैस को बाहर धकेलने वाले प्रेरनोदक के रूप में, और सॉल्वेंट होता है सफाई के लिए, जबकि टेट्राक्लोरोमेथेन का अनुप्रयोग होता है अग्निनाशक में, आग बुझाने के यंत्रों में, विलायक के रूप में, ड्राई क्लीनिंग में, दाग हटाने में, और कीटनाशक में कृषि अनाज के भंडारण के लिए धूमन के रूप में। यानी कि यूज ऑफ फ्रेऑन का जो रेफ्रिजरेंट में होता है, सोलवेंट के रूप में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, और यूज ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन का होता है एज ए सोलवेंट है। और ये आपके 3-4 यूज लिखे हुए हैं, इन्हें आप तैयार कर लेना। इसके बाद इसमें हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट है आपका पिक्रिक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो एक क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन HNO3 से H2SO4 रिएक्शन करता है, तो आपका बनता है पिक्रिक एसिड। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका चेंज करना है, सेकंड पार्ट में तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी कि आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड फ्रॉम टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये आपकी रिएक्शन है, आप देख सकते हो इसकी ये रिएक्शन है सेकंड पार्ट के लिए। और तीसरा है ब्यूटेन फ्रॉम क्लोरोइथेन, यानी कि क्लोरोइथेन से आपको
ब्यूटेन बनाना है, तो एक क्लोरोइथेन है, ये आपकी रिएक्शन है, इसे आप तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो 6 का ख है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइमर टीमन अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये आपको लिखनी है। राइमर टीमन रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ये तीनों पार्ट देखते हैं। ये राइमर टीमन रिएक्शन है। राइमर टीमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनॉल के साथ इस टेम्परेचर पर गर्म करने पर ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनती है। ये आपकी रिएक्शन है। व्हेन फिनॉल्स रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्सिल, आपका देता है एल्डिहाइड। ये रिएक्शन के दोनों के लिए सेम, यही दोनों का आंसर है। जो सेकंड है कॉल्बे अभिक्रिया है, कॉल्बे रिएक्शन है। जब CO2 प्रोवाइड करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म किया जाता है तो तब कार्बो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा के साथ मुख्य क्रियाफल के रूप में ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। ये आपकी रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन। ए कार्बोहाइड्रेशन प्रोसेस वेहन वेहर फिनॉल ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड reacts with carbon dioxide under heat and pressure followed by acidifications to produce salicylic acid। ये रिएक्शन कॉल्बे रिएक्शन है, जिसके लिए आपकी रिएक्शन यही होगी। दोनों के लिए यही रिएक्शन है, कॉल्बे रिएक्शन है ये। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें आपको दिया है विलियमसन संश्लेषण, यानी कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो जब एल्किल हैलाइड को क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड से की जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। ये आप देखते हो सोडियम फिनॉक्साइड है, और ये रिएक्शन करने के बाद आपका जो है ईथर बनाता है। एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एलॉक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड टू गिव डाई एल्काइल ईथर। तो इसमें ईथर बनते हैं। दोनों के लिए रिएक्शन यही है आपकी। इसमें आप कुछ भी आपका वैल्यू पुट करके आप रिएक्शन शो कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका है पार्ट में आपका अथवा दिया हुआ है। खे पार्ट में एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित उत्पादों के लिए समीकरण लिखनी है। इनके लिए आपको समीकरण भी लिखनी है, यानी कि राइट द explain hydroboration oxidation reaction for the preparation of alcohols, write the chemical equations for the following conversions। ये आपको दिया हुआ है, ये कन्वर्ट करने के लिए आपको रिएक्शन लिखनी है। तो इसमें जो आपका पहला है हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोबोरॉन रिएक्शन ऑक्सीडेशन। यदि दो चरणीय, यह दो चरणीय जलयोजन अभिक्रिया है जो एल्कीन को एल्कोहल में परिवर्तित करती है। ये आपकी रिएक्शन है एल्कीन, ये एल्कीन है। रिएक्शन करने के बाद ये बनता है, और ये जब NOH करता है तो ये और ये बनता है आपका। दो चरण रिएक्शन है, यानी कि A टू स्टेप ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स एन एल्कीन इनटू ए प्राइमरी एल्कोहल। द एंटी मॉर्कोनिक एडिशन वाटर। तो ये आपकी जो इसका एग्जाम्पल है आप देखते हो, और इसमें हमें साथ में 3 रिएक्शन पूछी गई हैं खे में। ये 2 रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन आपकी कंप्लीट ये हो रही हैं, इन्हें आप देख सकते हो। ये रिएक्शन है आपकी, इससे ये बनता है, ये वाट से करके ये बनता है लास्ट, ये बनता है, ये H2 से करके आपका ये बनता है। आप इन्हें देख सकते हो, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो है के पार्ट है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपकी रिएक्शन है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोनाइट्राइल से कराई जाती है। एसीटोन को कंसिडर H2SO4 के साथ अपशिष्ट किया जाता है। एसिटिक अम्ल को कंसिडर H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। ये आपकी रिएक्शन है, यानी कि
व्हाट हैपन्स व्हेन राइट केमिकल इक्वेशंस ओनली, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद एसिटोनाइट्रिल और एसीटोन इज डिस्टिलेटेड with concentrated H2SO4. Acetic acid is heated with ethyl alcohol in the presence of concentrated H2SO4. तो ये रिएक्शन आपकी दी हुई हैं, तीनों रिएक्शन आपके पास हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, पहले ये बनता है, फिर ये रिएक्ट करने के बाद में आपका बनता है ब्यूटेन टू ऑन। ये सेकंड रिएक्शन है आपकी, ये एसीटोन है, H2SO4 के साथ हीट करोगे तो बनता है C9H12। और ये आपकी एसिटिक एसिड रिएक्शन इथेनॉल के साथ रिएक्शन है, जिसमें आपका बनता है ईथर एसीटेट। इसमें आपके एस्टर बनते हैं। इसके बाद में आपका जो है इसी 7 का जो अथवा पार्ट है, कैनिजारो, एल्डोल और इटोल अभिक्रिया है, या तो ये करनी है या ये करनी है। तो इन तीनों की आपकी रिएक्शन आपके सामने है। पहली है आपकी जो है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? जब बेंजाल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराने पर बेंजिल एल्कोहल, यहां लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आपका बेंजिल एल्कोहल। कैनिजारो अभिक्रिया में जब बेंजाल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराने पर बेंजिल एल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनते हैं तो इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी इसका एग्जांपल है। व्हेन बेंजाल्डिहाइड विद NaOH टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट एंड बेंजाइल एल्कोहल इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। ये इसका दोनों के लिए सेम आपका एग्जांपल है। इसके बाद जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल संघनन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है आपकी 7 का जो सेकंड पार्ट है। तो जिसमें कम से कम अल्फा हाइड्रोजन वाले, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन वाले 2 एल्डिहाइड या कीटोन अणु तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ये एल्डोल कंडेंसेशन, ये आपका इसका एग्जांपल है। इटोल रिएक्शन CH2CCl4 में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का ऑक्सीकरण होकर बेंजाल्डिहाइड बनता है। ये आपका इसकी रिएक्शन है, बेंजाल्डिहाइड इसमें बनता है। इसके एल्डोल कंडीशन आपकी रिएक्शन ये दी हुई है और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, इसकी जो एग्जांपल है वो ये है और इसका एग्जांपल आपका ये है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ख पार्ट है, इसमें आपको दिया हुआ है निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। मैथेमीन से एथेमीन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, एनिलीन से बेंजिल डाइएजोनियम क्लोराइड। ये आपकी है ख पार्ट में, यानी कि ये आपकी बी पार्ट में। राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग: एथेनामाइन फ्रॉम मेथेमाइन, एनिलीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन। तो ये आपके पास रिएक्शन है। फर्स्ट ये है, मेथेमाइन से आपने एथेमाइन बनाई, पहली रिएक्शन ये इस तरह से चलती है और फिर इस तरह से आपकी रिएक्शन 2 कंप्लीट हुई है। ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक अम्ल है आपका, बेंजोइक एसिड है, और इससे आपने एनिलीन बनाई, ये आपकी रिएक्शन है। ये एनिलीन है आपकी और एनिलीन से आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाई, ये आपकी रिएक्शन है। तो ये जो आपका इसका जो सेकंड पार्ट है बी, उससे आप कर लेना। ये कुछ रिएक्शन है, युग्मन अभिक्रिया, कार्बोलाइमाइन अभिक्रिया और ग्रेवियल थेमाइड संश्लेषण। ये आपके 3 रिएक्शन है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक पार्ट करना, ये आप करना है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।